बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल या मेडिकल जो होते हैं वो यूजेस क्या होते हैं, या रेडिएशन का जो एक्सपोजर होता है वो क्या होता है। तो देखिए बेटा, हमने जैसे पढ़ा है कि रेडिएशन जो होती है वो 3 किस्मों की हमने पढ़ी है। उसके सिवा भी रेडिएशन है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रेडिएशन कहलाती है। कॉस्मिक रेज होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो जो होते हैं हमारे पास स्काई से, मुख्तलिफ स्टार से वगैरह से आते हैं, जिनको हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। तो बहुत सारी किस्मों की रेडिएशन हम तक आती रहती है। अर्थ जो होती है बेटा, अर्थ के जो क्रेस्ट है उससे भी बहुत सारे उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो रेडियो एक्टिव है। खाने की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर ये चीजें मौजूद होती है। आर्गन जैसे होती है वो जमीन से निकलती है, या जो दीवारें होती है उनके अंदर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें से रेडिएशन निकलती है। मेडिकल या डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए भी रेडिएशन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक्सरेज वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी किस्मों की रेडिएशन जो होती है उससे हम एक्सपोज हो रहे हैं और हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी रेडिएशंस का इस तरह से इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम रेडिएशन में एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन का एक्सपोजर है उसके सोर्सेज दिए गए हैं। मैंने पंजाब से ये टॉपिक्स लिए हैं, तो उसके अंदर पंजाब के अंदर जो रेडिएशन के एक्सपोजर के सोर्सेज दिए गए, तो पहले सोर्सेज को पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बायोलॉजिकल और मेडिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं या किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे बेटा थ्योरेटिकल जो है वो टॉपिक है, इसलिए हम इसको बुक से देखते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे कि ये चीज इस चीज के अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर डीप आप नहीं जा सकते कि कहाँ से ये आई और ये इसका सोर्स क्या है, ये क्या करता है। इतनी डीप आपके पास नहीं है। जस्ट आपको ये बताया गया है कि इन चीजों के अंदर ये चीजें हो सकती है। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आगे जाके एक बाकायदा जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की ब्रांचेस बनते हैं, तो बाकी डिटेल्स जो होती है वो उसी के अंदर आएंगी। हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करना है कि हमें जो रेडिएशन होती है वो किन किन सोर्सेस से हम एक्सपोज होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाकी वो रेडिएशन कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है और किस तरह से हम तक पहुंचती है, ये जो पूरा मैकेनिज्म इसके पीछे होता है ये हमारे पास नहीं है। तो इसको सिंपल रखिएगा। इनकी जो चीजें यहाँ पे कही गई उनको याद करना है और किस चीज का क्या काम होता है वो भी याद करना है। पॉइंट्स की सूरत में मैं आपको भेज भी देता हूँ कि उससे ये होगा कि आपको थोड़ा याद करना आसान होगा। ये मैं भेज भी देता हूँ और आज जो है वो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं बेटा। और दूसरी बात बेटा, जो कल का हमारा क्लास होगा, आखिरी क्लास जो होगा, इस क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है जो इस पंजाब के और केपी के बुक का आखिरी टॉपिक और लास्ट टाइम तकरीबन हर स्टूडेंट को इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, एक सेम टॉपिक से। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए कल बेटा इसको मिस नहीं कीजिएगा। कल वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। आज भी हो सकता था 10-15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको कल के लिए अलग रखा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएनसी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हर स्टूडेंट को सुबह शाम उसी टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे थे बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा आपके पास बुक होगा। ठीक है, उस बुक से आप देख ले बेटा। मैं यहाँ पे मैंने इसको बुक के पेजेस लगाए हैं, आप अपने पास जो भी बुक होगा बेटा आप उसको खोल ले बेटा। ये हमारे पास है बेटा रेडिएशन एक्सपोजर।
ये हमारा बेटा जो पहला टॉपिक है हमारा कि रेडिएशन का एक्सपोजर क्या होता है, या रेडिएशन जो होती है वो किन चीजों से हम एक्सपोज हो रहे हैं। आपके पास बेटा बुक होगा, बुक के जो आखिरी पेजेस है बेटा पंजाब के, वही मैंने लिए। आखिरी पेजेस के अंदर है रेडिएशन एक्सपोजर, तो आप बुक खोल ले बेटा। अब इसके अंदर बेटा, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आप रेडिएशन से किन किन चीजों की वजह से आप एक्सपोज हो रहे हैं, कहां कहां से रेडिएशन आपके ऊपर आ रही है। आपको पता है बेटा कि रेडिएशन डिटेक्टर्स हमने कल डिस्कस किए थे, गाइगर मुलर काउंटर हमने पढ़ा था, विल्सन क्लाउड चेंबर पढ़ा था, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पढ़ा था। इन सब का काम होता है रेडिएशन को डिटेक्ट करना। अब अगर आप यहाँ पे अपेरेंटली अपने रूम के अंदर अगर कोई आप काउंटर रखोगे, आप विल्सन क्लाउड चेंबर रखोगे, कोई भी काउंटर रखोगे ना, तो वो आपको डिवाइस बताएगा कि यहाँ पे रेडिएशन मौजूद है। तो आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पे तो अपेरेंटली कोई भी ऐसा हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ रेडिएशन तो नहीं है। तो बेटा एक होते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन के सोर्सेज। बैकग्राउंड का मकसद है जिनका हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पे भी कोई ऐसा सोर्स है, इसको बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। तो अगर आप कोई भी डिटेक्शन डिवाइस अपने रूम के अंदर रखोगे, वो भी रेडिएशन को कहीं ना कहीं से डिटेक्ट करेगा। आपको हैरत होगी, तो हैरत की बात नहीं होती। बैकग्राउंड रेडिएशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से रेडिएशन आ रही होती है, हमें पता भी नहीं लग रहा होता। ठीक है बेटा, तो ये रेडिएशन एक्सपोजर है। व्हेन गाइगर ट्यूब इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, इट रिकॉर्ड्स रेडिएशन इवन व्हेन अ रेडियोएक्टिव सोर्स इज नोवेयर नियर इट। कि भले काउंटर के करीब कोई भी रेडियोएक्टिव सोर्स नहीं है, लेकिन काउंटर कहेगा यहाँ पे रेडिएशन। ठीक है, ये बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। ठीक है, दिस इज काज्ड बाय रेडिएशन कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। इट इज पार्टली, अब ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है मींस ऐसी रेडिएशन जो अपेरेंटली हमें सोर्स नजर नहीं आता उस रेडिएशन का, लेकिन रेडिएशन है। अगर ऐसी रेडिएशन का सोर्स कौन से, तो पहला सोर्स कौन सा होता है बेटा? पहला सोर्स है इट इज पार्टली ड्यू टू द कॉस्मिक रेडिएशन व्हिच कम्स टू अस फ्रॉम आउटर स्पेस। बेटा जो स्पेस से आते हैं कॉस्मिक रेज, एंड पार्टली फ्रॉम नेचुरली occurring radioactive substances in the earth's crust। कि इसका कुछ हिस्सा जो बैकग्राउंड रेडिएशन का कुछ हिस्सा तो आउटर स्पेस में से कॉस्मिक रेज की सूरत में आ रहा है, और कुछ हिस्सा जमीन की जो तह है उसमें मौजूद रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से आ रहा होता है। ठीक है बेटा, द एटमॉस्फेयर the cosmic radiation consists of high energy charged particles and electromagnetic radiation। cosmic rays के अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ शील्ड टू एब्जॉर्ब सम ऑफ दीज रेडिएशंस एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेज। बेटा ये जो हमारा कुदरती तौर पे शील्डिंग का सिस्टम है बेटा, एक तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दूसरा ओजोन का लेयर, ये कुदरती तौर पे हमारे लिए शील्ड है। जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल जमीन की हदों में दाखिल होता है तो इसकी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो उनको इस तरह स्पाइरल के अंदर, आपने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल सम एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से आएगा वो स्पाइरल मूव करेगा। तो क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल जब इंटर होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये सम एंगल्स पे होते हैं और ये इस तरह से स्पाइरल करके जाके पोल के अंदर गिर जाते हैं। ये जमीन को हिट नहीं कर सकते क्योंकि ये कुदरत ने हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड को एज ए शील्ड इस्तेमाल कर लिया, और इस तरह से ये रेडिएशन जाके कहाँ पे गिर जाती है? पोल के अंदर। और जब ये पोल के अंदर गिरती है तो ये रेडिएशन जब हवा से गुजरती है तो एयर के अंदर, एयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर आयोनाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में कलर्स की मुख्तलिफ ब्यूटीफुल कलर्स की रोशनियां निकलती हैं जिनको नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। उसके अंदर पोल के ऊपर जो मुल्क है वहां पे मुख्तलिफ कलर की रोशनियां नजर आती है, वो इसलिए
कि जो कॉस्मिक रेस के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड उठा के जाके पोल के अंदर गिरा रही होती है, तो जब वो एयर से गुजरते हैं रेडिएशन पैदा, जो आयोनाइजेशन पैदा करते हैं और इंटरशेल ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रम की तरफ खूबसूरत रोशनियां वहां पे नजर आती है बेटा। ठीक है, और दूसरा होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होता है वो भी कुदरती तौर पे ऐसा बनाया गया है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को रोकता है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को रोकती है, वो तो न्यूट्रल चीजों को नहीं रोकेगी, तो न्यूट्रल चीजों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो ओजोन का लेयर बना लिया है हमारे लिए। The atmosphere acts as a shield to absorb some of these radiation as well as ultraviolet rays. In recent past, अब ओजोन तो हमने खत्म कर दिया है क्योंकि ओजोन का लेयर मुख्तलिफ चीजों की वजह से खत्म होने को है। अब तो इसकी हीलिंग भी हो रही है। जो रिसेंट है कि इसकी हीलिंग हो रही है ओजोन लेयर की। जो इसका सबसे बड़ा होल था एंटार्कटिका के ऊपर, वहां पे उस होल जो होता है वो जो है वो छोटा हो रहा है। इसका मकसद है इसकी हीलिंग हो रही है ओजोन की। और ये ज्यादा इफेक्ट देखा गया था लॉकडाउन के अंदर, जब ये कोविड की वजह से था, तो इसके अंदर क्योंकि उस वक्त बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, कार्बन का निकलना कम हो गया था, तो इसकी हीलिंग भी नोट की गई है। In recent past, the depletion of the ozone layer in the upper atmosphere has been detected, which particularly filters ultraviolet rays reaching us. This may result in increased eye and skin disease. बेटा ओजोन के डैमेज होने की वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये आइस के ऊपर और स्किन के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, इसलिए इनका रेशो बढ़ेगा। The depletion of the ozone layer is suspected to be caused due to the excessive release of some chemicals in the atmosphere, such as chlorofluorocarbons (CFC). ड्रम्स इस्तेमाल किया जाता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये मुख्तलिफ चीजों से निकलते हैं, इनकी वजह से ओजोन डैमेज है। यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, बेटा रेफ्रिजरेटर्स के अंदर गैस इस्तेमाल की जाती है। एरोसोल स्प्रे इन प्लास्टिक फोम इंडस्ट्री, इसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पैदा करते हैं, जिनकी वजह से ओजोन डैमेज हो रही है। Its use is now being replaced by environmentally friendly chemicals. Many building materials contain small amounts of radioactive isotopes. Radioactive radon gas enters building from the ground. बेटा ग्राउंड जमीन से जो होती है वो रेडॉन गैस निकलती है बेटा, और ये रूम्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। और रूम अगर खुले हुए उसकी खिड़कियां हम नहीं खोलते, उसके अंदर कोई जारे वगैरह नहीं लगाते, तो रूम के अंदर ये जो जमीन से निकलने वाली ये रेडिएशन होती है ट्रैप हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि बंद रूम के अंदर जो लोग रहते हैं, जो कभी खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलते, उनके लिए खतरा होता है क्योंकि रेडिएशन के डोज बढ़ जाएंगे और उनको उनकी सेहत के लिए नुकसानकार है। इसलिए घरों के अंदर हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर होने चाहिए ताकि हम रूम्स की रेडिएशन लेवल मेयर करते रहें। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, रेडिएशन लेवल बढ़ जाती है, तो हमें उसके लिए ये करना चाहिए कि खिड़कियां वगैरह खोल देनी चाहिए। उसके अंदर जो है वो ऐसा जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए डोर वगैरह, ताकि वो चीज़ें वहाँ से एस्केप कर सके बेटा। तो यहाँ पे होता है बेटा इट गेट्स ट्रिप्ड, बेटा ये है कि मेनी बिल्डिंग मटेरियल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव रेडॉन गैस enters buildings from the ground. It gets trapped inside the building, which makes radiation levels much higher from radon inside that outside means अंदर बढ़ जाएगी, बाहर कम होगी। A good ventilation, बेटा इसके लिए वेंटिलेशन का इंतजाम किया जाएगा कि reduce radon level inside the building. All types of food also contain a little radioactive substances. The most common are potassium-40 and carbon-14 isotopes. Some radiation in the environment is added by human activities, medical practices, mostly diagnostic, X-ray,
जो है वो probably contribute the major portion to it। बेटा ये जो मेडिकल के अंदर एक्सरे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो ये भी रेडिएशन का सबब बनता है। It is an unfortunate fact that many X-ray exposures such as routine chest X-ray and dental X-ray are made for no strong reason and may do more harm than good। बेटा ये जो खामखा के जो एक्सरेज डॉक्टर्स करवाते हैं, जैसे किसी को खांसी वगैरह होती है तो बार बार चेस्ट एक्सरे कर जो है वो एक्सरे करवाते हैं, या जो है हमारे पास जो कोई दांत का मसला होता है तो भी ये बार बार एक्सरे करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये बेहतरी से जो है वो ज़्यादा खतरा बन जाते हैं, नुकसान देते हैं। एवरी एक्सरे एक्सपोजर शुड हैव अ डेफिनेट जस्टिफिकेशन दैट आउटवेज द रिस्क। The other sources include radioactive waste from nuclear facilities, hospitals, research and industrial establishments, color television, luminous watches and tobacco leaves। बेटा ये भी सारी जो चीज़ें मेंशन की गई है इनमें से भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हमारे पास आते हैं। A smoker not only inhales toxic smoke but also hazardous radiations। ये जो स्मोकर होते हैं ये वैसे भी मरेंगे। लो लेवल background radiation from natural sources is normally considered to be harmless। अब इसका एक डोज सेट किया हुआ है बेटा, जैसे होता है ना हर चीज का एक डोज फिक्स होता है कि इतनी अगर कोई चीज आपने यूज कर ली तो वो खतरनाक नहीं है, इससे ज्यादा अगर आप यूज करोगे खतरा। इसी तरह से अगर हम चाहें कि हम बिल्कुल 0% रेडिएशन में रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज के अंदर मोस्टली कुछ ना कुछ रेडिएशन होती है। लेकिन एक लेवल इसकी सेट की गई है साइंटिफिकली, अगर उस लेवल के अंदर हम रहेंगे उससे कम रेडिएशन हमारे ऊपर आती है तो हमें नुकसान नहीं है, उस रेडिएशन से ज्यादा आएगी तो नुकसान होगा, जिसको डोज कहा जाता है। आगे डेफिनेशन भी है डोज किसके बराबर है बेटा। However, higher levels of exposures are certainly damaging। We cannot avoid exposure। हम exposure से बच नहीं सकते कि हम चाहेंगे बस 0% पे चले जाए, नहीं हो सकता। However, the best advice is to avoid unnecessary exposure to any kind of ionizing radiation। मीन्स वो रेडिएशन जो आयन पैदा करती है, रेडिकल्स पैदा करती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा हमारे पास जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है कि इसका नुकसान क्या होता है या इसको किस तरह से हमने फेस करना होता है बेटा। देखिए बेटा ये हमारे पास है इस तरह से बेटा, ये थोड़ा आपके पास बुक में होंगे बेटा 2-3 पेजेस है, तो 2-3 पेजेस को मैंने मिला दिया। यहाँ पे आपके पास बुक होगा तो आपको यहाँ पे तो वर्ड छोटे नजर आ रहे होंगे, आप बुक को देखिएगा बेटा। ठीक है, मैंने ये अपने पढ़ने के लिए लगाए, आपके पास अपना बुक होगा उसको खोल लीजिएगा बेटा। पंजाब के अंदर ये लास्ट पेजेस पे है बेटा। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन बेटा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे तवज्जो दीजिएगा। इसके अंदर यूनिट्स भी है, डोजेस भी है कि कितना डोज जो होता है वो हमारे लिए सेफ है, कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। ये चीज़ें लास्ट टाइम टेस्ट के अंदर आई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये इसको ध्यान से ध्यान में रखिएगा। इसके डोजेस क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा बेटा। To study the effects of radiation, we need to define some of the units of radiation। बेटा सिंपल सी बात है कि जब हम रेडिएशन के बारे में अब हम इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि जब पहले तो हमने ये देखा कि रेडिएशन हमारे ऊपर कहाँ से आती है और वो किस लेवल तक हम उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर उसका असर क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कि बेटा बॉडी के ऊपर जो इसके असरात होते हैं उसको पढ़ने से पहले आपको सेट करना होगा कि अगर बॉडी के ऊपर इतनी रेडिएशन आती है तो उसका असर जो होगा वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। अगर रेडिएशन इससे ज़्यादा आती है तो उसका असर खतरनाक होगा। तो लेवल सेट करनी होगी कि हमें ये सेट करना होगा
कि इतनी रेडिएशन से ज्यादा रेडिएशन खतरनाक होती है, इससे कम, तो लेवल पहले सेट की हुई है बेटा। The strength of the radiation source is indicated by the activity measured in becquerel। बेटा जो हमने रेडियो एक्टिविटी के अंदर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के पढ़ा था, उसमें हमने एक्टिविटी पढ़ी थी। आज मैं आपको उसके भी नोट्स भेज रहा हूँ, चैप्टर 19 के, चैप्टर 20 के और चैप्टर 18 के सब की मैं पॉइंट्स और नोट्स आपको भेज रहा हूँ। चैप्टर 19 के थोड़ा ध्यान से तवज्जो से पढ़ लीजिएगा, आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं पे। तो बेटा द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन सोर्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स एक्टिविटी मेजर्ड इन बेक्केरेल। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था बेटा, अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी मीन्स ज्यादा रेडिएशन उससे निकल रही है, एक्टिविटी कम होगी रेडिएशन कम होगी। 1 becquerel बेटा इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। सपोज करें बेटा आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इस तरह से, उसमें से अगर 1 सेकंड में बेटा, अगर 1 सेकंड में एक रेडिएशन निकल रही, हम कहेंगे इसकी एक्टिविटी 1 becquerel है। अगर 1 सेकंड में 10 रेडिएशन निकल रही, आप कहोगे एक्टिविटी 10 becquerel है। मीन्स ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा इंटेंस रेडिएशन, कम एक्टिविटी कम इंटेंस रेडिएशन बेटा। और ये 1 becquerel की डेफिनेशन बेटा ये पढ़नी है, ये आई है, इनकी डेफिनेशन ये बेटा सर में रखनी है कि 1 becquerel जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा। यहाँ पे नीचे वाली डेटा बेटा चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको कर रहा हूँ। A larger unit is curie which equals 3.710 पावर। बेटा यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, ये मैं बुक से देख लेता हूँ कि क्यूरी की वैल्यू क्या है बेटा। ठीक है, ये क्यूरी की वैल्यू बेटा, ये वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, 3.710 पावर बेटा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर 10 बेटा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बेटा। बेटा ये होता है 1 becquerel बेटा, 1 becquerel बेटा इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बेटा। ये होता है 1 becquerel। जबकि अगर इतनी बेटा रेडिएशन हो रही, इतने रेज 1 सेकंड में निकल रहे, हम कहेंगे रेडिएशन की एक्टिविटी 1 क्यूरी है बेटा। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन अ बॉडी absorbing it release, the effect of radiation on a body is the absorbing it relates to a बेटा, यहाँ पे है हमारे पास बेटा, नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये बुक से मैं पढ़ लेता हूँ बेटा। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन अ बॉडी एब्जॉर्बिंग इट टू अ क्वांटिटी कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड डोज बेटा। मीन्स जो हमारी बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है उसको कहा जाता है एब्जॉर्ब्ड डोज बेटा। ठीक है, डिफाइंड एज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बिंग बॉडी बेटा। ये जो डोज होता है ना बेटा, ये डोज होता है इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास बेटा। एब्जॉर्ब्ड डोज बेटा, इसको हम इस तरह डोज को डी से जाहिर करते हैं, ई अपन एम। इसका मकसद है फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऊपर रेडिएशन आ रही है तो मेरे बॉडी का 1 किलोग्राम जो होता है वो उस रेडिएशन से कितनी एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मास मींस रिसीविंग, जिसके ऊपर रेडिएशन हो रही है ना उसका 1 किलोग्राम कितनी रेडिएशन जो है बेटा ये एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा। इट्स एसआई यूनिट इज ग्रे बेटा। ये जो डोज होता है ना, इस डोज का जो यूनिट होता है ना बेटा, इसका डोज का यूनिट जो होता है बेटा ये होता है ग्रे। ठीक है, इसका यूनिट बेटा ग्रे है और ये जी वाई से जाहिर किया जाता है बेटा। अब 1 जो है वो ग्रे किसके बराबर होता है बेटा? 1 ग्रे जो होता है इज इक्वल टू है बेटा 1 जूल पर किलोग्राम बेटा। ठीक है बेटा, अगर कोई भी बंदा है उसके ऊपर रेडिएशन हो रही है और उस रेडिएशन की वजह से उसके 1 किलोग्राम मास को
अगर 1 जूल एनर्जी मिल रही है, हम कहेंगे कि उसको कितना डोज मिल रहा है, 1 ग्रे डोज मिल रहा है। और कोई बॉडी है, उसका 10 किलोग्राम मास है, हर किलोग्राम मास अगर 1 जूल रेडिएशन, जाहिर सी बात है अल्फा बीटा गामा जो भी रेडिएशन एनर्जी देती है, तो वो एनर्जी अगर 1 जूल 1 किलोग्राम को मिल रही है, पूरी बॉडी के 1 किलोग्राम को अगर 1 जूल एनर्जी मिल रही है रेडिएशन से, तो हम कहेंगे कि उसका जो डोज है वो कितना है, उसके ऊपर कितना डोज आ रहा है, 1 ग्रे आ रहा है। अब इसके अंदर एक और भी बेटा छोटा सा यूनिट दिया गया बेटा, यहाँ पे बेटा आगे सही है कि ये हमारे पास बेटा कि इट्स एसआई यूनिट इज ग्रे। ग्रे किसका यूनिट है बेटा, डोज का यूनिट है। डोज होता है E/M बेटा, और ये मुख्तलिफ बेटा, ये यहाँ पे ये टेबल जो होता है इसके अंदर मुख्तलिफ डोजेस लिखे हुए आपके बुक के अंदर मेंशन है बेटा। डिफाइंड एज 1 जूल पर किलोग्राम, 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर किलोग्राम इन ओल्ड यूनिट इज रेडियन, ठीक है। और ये 1 रेडियन जो होता है बेटा, सॉरी 1 रेड जो होता है बेटा, जो रेडिएशन का एब्रीविएशन है, इज इक्वल टू 0.01 ग्रे बेटा। लेकिन एसआई यूनिट कौन सा है, ग्रे। जैसे लेंथ का बेटा एसआई यूनिट मीटर होता है, इसको आप सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से आपके पास जो एसआई यूनिट है वो है ग्रे, लेकिन एक और यूनिट भी है जिसको रेड कहा जाता है। 1 रेड जो होता है वो कितना होता है, 0.01 ग्रे होता है बेटा। इक्वल डोजेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट possess सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट बेटा। सपोज करें आपके पास एक डोज अल्फा का है, एक डोज बीटा का है। आप ये नहीं समझिएगा कि दोनों का सेम डोज जो होता है वो आपकी बॉडी पे सेम असर रखेगा। जैसे अगर 1 ग्राम मिर्ची है, 1 ग्राम चीनी है तो वो दोनों का डोज सेम है, लेकिन दोनों को अगर खाओगे तो पता लग जाएगा कि किसका इफेक्ट कितना है। तो इसी तरह से बेटा आप जब कोई भी हमारे पास रेडिएशन आती है, तो रेडिएशन के अंदर जो ये अगर आपके पास 1 डोज अल्फा का आता है, 1 डोज अगर बीटा का आता है, दोनों का इफेक्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की एनर्जी अलग है, आयोनाइजेशन पावर अलग है, और बीटा की एनर्जी अलग है, आयोनाइजेशन पावर अलग है बेटा। For the same absorbed dose, alpha particles are 20 times more damaging than X-rays. बेटा अगर X-ray और अल्फा पार्टिकल का सेम डोज आपके ऊपर आता है, तो ये अल्फा 20 टाइम ज्यादा खतरनाक है। The effect also depends on the part of the body absorbing the radiation. बेटा ये जो असर होता है ये आल्सो कि आपके कौन से हिस्से के ऊपर रेडिएशन आई है, आंखों के ऊपर आई है, हाथों के ऊपर आई है, या किसी जिस्म के और हिस्से के ऊपर रेडिएशन आई है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे बेटा कोई चीज गर्म होती है ना, अगर किसी भी चीज को गर्म को यहाँ से हाथ लगाओगे ना, तो ये इस स्किन की फीलिंग और इस स्किन की फीलिंग चेंज होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो बॉडी के हिस्से होते हैं उनके ऊपर जब रेडिएशन आती है तो उसके ऊपर उनका असर डिफरेंट होता है, ठीक है। The effect also depends on the part of the body absorbing the radiation. For example, neutrons are particularly more damaging to the eyes than other parts of the body. जैसे न्यूट्रॉन आंखों को ज्यादा असर करते हैं बाकी हिस्सों से। To allow this, the absorbed dose is multiplied by equally factor known as relative biological effectiveness or RBE. RBE है बेटा relative biological effectiveness के इक्वल डोज कितना बायोलॉजिकली इफेक्ट किया है बॉडी को, क्योंकि सेम डोज डिफरेंट पार्ट्स पे बायोलॉजिकली असर डिफरेंट करता है। द इक्विवेलेंट डोज DE बेटा, ये जो होता है बेटा ये DE है, इक्विवेलेंट डोज है of any absorbed radiation is defined as the product of absorbed dose and RB of the kind of the radiation being absorbed बेटा। जो इफेक्टिव जो डोज होता है वो होता है डोज मल्टीप्लाइड बाय RBE। द SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज सिवर्ट बेटा, इसका सिवर्ट होता है, 1 सिवर्ट जो होता है वो होता है 1 ग्रे मल्टीप्लाइड बाय RBE। इन ओल्ड यूनिट
द रेम इज इक्वल टू 0.01 सिवर्ट बेटा। ये भी एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन ये बेटा इक्विवेलेंट डोज के यूनिट्स है। ये इक्विवेलेंट डोज के यूनिट्स है और ये डोज के यूनिट्स है, इनमें फर्क कीजिएगा बेटा। यहाँ पे भी मुख्तलिफ चीजों की डेटा दी गई है बेटा। The background radiation to which we are exposed on the average is 2 millisieverts per बेटा ईयर। अगर हम देखते हैं तो हमारे ऊपर एक साल के अंदर कितने आ रहे हैं बेटा? 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर रेडिएशन हमारे ऊपर आ रही है। डोजेस ऑफ 3 सीवर्ट विल कॉज रेडिएशन बर्न्स टू द स्किन। अगर किसी भी इंसान के ऊपर 3 सीवर्ट जो होता है वो रेडिएशन आती है तो उसकी स्किन बर्न्स होंगे। फॉर वर्कर्स इन द, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और माइंस, a weekly dose of 1 millisievert is normally considered safe बेटा। ये जो माइंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उनके अंदर हर इंसान पे अगर वीकली 1 मिलीसीवर्ट भी रेडिएशन आती है, सेफ मानी जाती है। The damage from alpha particle is small unless the source enters the body। अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए अल्फा पार्टिकल बाहर से खतरनाक नहीं होता क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है। लेकिन अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स हमने खा लिया, अंदर चला गया, तो फिर वो डैमेजिंग हो जाता है। ठीक है, enters the body, alpha and beta particle can cause redness and sores on the skin. Some other low level radiation effects are loss of hair, ulcerations, ठीक है, stiffening of lungs and a drop in the white blood cells which is followed by sickness pattern, ठीक है बेटा, of diarrhea, vomiting and fever known as radiation sickness बेटा। ये मुख्तलिफ जो है वो इसके अंदर चीजें लिखी गई है। ये अल्फा और बीटा जो होता है उससे रेडनेस जो होती है वो स्किन की या स्किन की होती है। लेकिन अगर जो बेटा हल्की अगर हमारे पास हमारे ऊपर रेडिएशन होती है तो उसका असर होता है लॉस ऑफ हेयर से हल्की रेडिएशन का। अगर हेवी रेडिएशन आ जाती है तो फिर कैंसर होता है या टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ बीमारी आती है। ये हल्की रेडिएशन के असरात लिखे गए। हल्की रेडिएशन के अंदर क्या होते हैं? आपके पास लॉस ऑफ एयर होता है, अल्सरेशन होता है, स्टिफनिंग ऑफ लंग्स होता है एंड अ ड्रॉप इन द व्हाइट ब्लड सेल्स होता है व्हिच इज फॉलोड इन। ये रीजन है, इसकी वजह से क्या आती है? सिकनेस आती है, इसमें डायरिया होती है, वोमिटिंग होती है और फीवर होता है जिसको रेडिएशन सिकनेस कहा जाता है। अब हाई लेवल क्या करता है बेटा? हाई लेवल ऑफ द रेडिएशन में डिसरप्ट द ब्लड सेल्स सीरियसली लीडिंग टू द डिजीजेस सच एज एनीमिया। बेटा इसके अंदर जो होती है ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो मुतासर होती है। अब ज्यादा बायोलॉजी जो है वो जानते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है मुतासर होती है। इसके बाद ल्यूकेमिया होती है बेटा। इसके अंदर जो होता है बोर्न मेरो और इसके अंदर जो होती है वो आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस आती है या जो अफेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी पैदावार ज्यादा होती है, तो ये मुख्तलिफ होते हैं। क्रोमोसोम्स abnormalities or mutation may cause delayed genetic effects such as cancer, eye cataracts and abnormalities in the future generations. These may develop many years after exposure to the harmful radiation better। ठीक है, तो ये रेडिएशन के नुकसानात होते हैं। अब आते हैं जो आखिरी चीज है हमारे पास बेटा, रेडिएशन के यूजेस होते हैं कि रेडिएशन को हम यूज कहाँ पे करते हैं बेटा। ये हमारे पास बेटा जो है वो इसका आखिरी जो है वो हमारा टॉपिक है आज का कि बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस क्या होते हैं बेटा। Radioisotopes of many elements can be made easily by bombardment with the neutrons and other particles। बेटा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा, सबसे शुरू वाला जो बेटा इनिशियल जो आर्टिफिशियल जो रिएक्शन करवाया था रदरफोर्ड ने करवाया था, जिसमें उसने जो है वो आइसोटोप्स बनाए थे बेटा।
As such isotopes have become available and are inexpensive. Their use in the medicine, agriculture, scientific research and industries has expanded tremendously बेटा. अब इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रेसर के तौर पे बेटा. ट्रेसर टेक्निक्स होती है. ट्रेसर के अंदर क्या होता है, किसी चीज को ट्रेस किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, और ट्रेसर का एक तरीका होता है बेटा. ट्रेसर के अंदर क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक चीज कार्बन 12 को कंज्यूम करती है, तो क्या किया जाता है, कार्बन 12 को रिप्लेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल कार्बन 14 के साथ, रेडियो एक्टिव के साथ हमने उसको रिप्लेस कर दिया. तो हमेशा जो चीज कंज्यूम होती है ना, कोई भी बॉडी हो, प्लांट हो, जो चीज कंज्यूम करता है ना, उसी का आइसोटोप से रिप्लेसमेंट की जाती है. फिर क्या होता है, जैसे आयोडीन होती है बेटा. आयोडीन जब हम खाते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोर होती है, तो उसकी जगह पे हम ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो रेडियो एक्टिव हो. वो जब थायराइड ग्लैंड में या मुख्तलिफ जगहों पे वो जाती है, तो हमें पता लगता है कि ये पार्ट इस चीज को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करते हैं किस जगह से इसकी रेडिएशन ज्यादा आ रही है. तो ये टेक्निक होती है बेटा. A radioactive isotopes behaves in just as the same way as the normal isotope inside a living organism बेटा. नॉर्मल जो आइसोटोप की जगह पे रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, बट द लोकेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैन बी डिटरमाइंड easily by measuring the radiation it emits. Thus, a radioactive isotopes acts as indicator, a tracer that makes it possible to follow the course of a chemical or biological process. The technique is to substitute radioactive atoms for stable atoms of the same kind. इसके अंदर क्या होता है बेटा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को दिया जाता है, किसकी जगह पे, स्टेबल एटम की जगह पे दिया जाता है बेटा. And then follow the tagged atoms with the help of radiation detectors. In this process बेटा, in the process, tracers are widely used in medicine to detect malignant tumors and in agriculture to study the uptake of fertilizer by a plant बेटा. For example दिया गया, for example if a plant is given radioactive carbon 14, it will use it in exactly the same way as it always uses stable carbon 12 बेटा. जैसे प्लांट होता है उसको फर्टिलाइजर देते हैं, तो हमें ये जांचना होता है फर्टिलाइजर प्लांट के किस हिस्से में ये ज्यादा जा रहा है, किस हिस्से में क्या एक्टिविटी शो करता है. तो हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 को रिप्लेस कर देते हैं कार्बन 14 से. जब हम उसको देते हैं तो प्लांट कार्बन 12 की जगह पे कार्बन 14 को उसी तरह से यूज करेगा जिस तरह से कार्बन 12. अब ये कार्बन 14 उसके मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाएगा. अब जब ये मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाएगा तो उसके ऊपर हम डिटेक्टर घुमाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि ये जो कार्बन 14 है ये पत्तों के अंदर ज्यादा है या स्टीम के अंदर है या उसकी शाखों के अंदर है, किस जगह पे ये ज्यादा है या जड़ों के अंदर ज्यादा है. तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो हम कार्बन 12 इसको देते थे वो किस किस जगह पे ज्यादा होता है यूजिंग कार्बन 14 बेटा. इस तरह से इसको ट्रेस किया जाता है. But the carbon 14 releases beta radiations and thus by measuring radioactivity in different parts of the plant, the path taken by the carbon atoms can be known. This technique has helped to understand more elaborately the complex process of photosynthesis. The tracer technique was also used to identify faults in the underground pipelines of the fountain system of the historical Shalimar Gardens of the Lahore by the scientists of Pakistan Atomic Energy Commission. मेडिकल और डायग्नोसिस थेरेपी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा. ट्रेसर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड द वे केमिकल सब्सटेंसेस मूव अबाउट द बॉडी बेटा. ये बॉडी के अंदर किस तरह से मूव करते हैं, वही सेम बेटा कि हम जो बॉडी को आम नॉर्मल जो भी चीजें होती है उनको रिप्लेस किया जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से. फिर हमें पता लगता है कि वो चीज कहाँ कहाँ पे जा रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब जाएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा. हम बॉडी के ऊपर डिटेक्टर घुमाएंगे कि बॉडी के किस हिस्से से रेडिएशन ज्यादा आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है वो इस हिस्से के अंदर ज्यादा है, मींस वो हिस्सा इस चीज को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है बेटा. Some chemicals such as hydrogen and sodium present in the water and food are distributed uniformly through the body. बेटा ये तो यूनिफॉर्मली होते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर हिस्सों के अंदर जाते हैं, जैसे आयोडीन का मैंने आपको कहा वो सिर्फ थायराइड के अंदर जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिफॉर्मली बॉडी के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रोजन और सोडियम ये जो होते हैं ये तो बॉडी के हर हिस्से के अंदर एक जैसी होती है, इनको ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, वो तो हर हिस्से पे एक ही होती है, लेकिन ट्रेसर हमेशा वो होता है जो मुख्तलिफ पर्टिकुलर हिस्सों में ज्यादा कम जो है वो absorb of it. Certain other chemicals are selectively absorbed by the certain organs. Radioiodine, for example, is absorbed mostly by the thyroid gland, phosphorus by the bones, and cobalt by the liver. They can serve as tracers. Small quantity of low activity radioisotopes mixed with the stable isotope is administered by the injection or otherwise to a patient, and its location is diseased tissue can be ascertained by means of radiation detectors. For example, the radioactive iodine can be used to check that a person's thyroid gland is working properly. For example, आपने आयोडीन किसी पेशेंट को खिलाई, अब थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन को कंज्यूम करने का एक हेल्दी पैरामीटर होता है कि अगर थायराइड ग्लैंड हेल्दी है तो इतनी आयोडीन कंज्यूम करेगा, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो ज्यादा आयोडीन कंज्यूम करेगा या कम करेगा। तो हम क्या करते हैं, आयोडीन से जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो आयोडीन जाती है उसकी रेडिएशन मेयर करते हैं। अगर नॉर्मल रेडिएशन आ रही है थायराइड ग्लैंड से, मींस उसमें हेल्दी जिस बंदे को जितनी आयोडीन चाहिए वो काफी है उसके अंदर, मींस नॉर्मल है ग्लैंड। लेकिन अगर वो ग्लैंड ज्यादा तादाद के अंदर आयोडीन कंज्यूम कर रहा है, इसका मकसद है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, इस तरह से इसको डिटेक्ट किया जाए, लिवर है या बोन्स है या कोई और चीज है, उसके अंदर पर्टिकुलर चीजों को एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट होती है, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसको देते हैं। अगर वो रेडियो आइसोटोप को एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब करता है, मींस नॉर्मल है, अगर नहीं करता है एबनॉर्मल है। और उसको पता कैसे लगता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब लिवर के अंदर जाता है तो इतना भी नहीं कि वो हाई दे के लिवर को डैमेज करे, स्मॉल अमाउंट देते हैं। उससे ये होता है कि उससे हमें ये पता लगता है कि लिवर से उसकी जो रेडिएशन हो रही है वो प्रॉपर हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, हमें पता लग जाता है बेटा। ठीक है, for example, radioactive iodine can be used to check that a person's thyroid gland is working properly. A diseased or hyperactive gland absorbs more than twice the amount of normal thyroid gland. वही सेम बात जब मैंने कही कि ज्यादा करेगा absorb. A similar method can be used to study the circulation of blood using radioactive isotope sodium-24. Experiments on cancerous cells have shown that those cells that multiply rapidly absorb more radiation and are more easily destroyed than normal cells by ionizing radiation. बेटा ये रेडिएशन थेरेपी होती है, उसके अंदर ये कैंसरस सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। रेडियोथेरेपी विद द गामा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 is often used in the treatment of cancer. बेटा ये सेम जो है चीजें लिखी हुई है एसटीपी के अंदर, इसलिए आप यहाँ पे याद कर लोगे, वहां पे भी आपका काम हो जाएगा। The gamma rays are carefully focused on the malignant tissue. Strict safety precautions are necessary for both patient and attendant medical staff. Radioactive iodine 131 is used to combat cancer of the thyroid gland. Since iodine tends to collect in the thyroid gland, radioactive isotope lodge where they can destroy the malignant cells in some जो है वो केसेस बेटा। Encapsulated seeds are implanted in the malignant tissue for local and short range treatment बेटा। अब ये ट्रीटमेंट का तरीका है कि अगर किसी भी चीज को उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है तो कैप्सूल के अंदर इसको आयोडीन को डाल के थायराइड के अंदर जो भी है उसके अंदर वो पर्टिकुलर किस्म का जो होता है वो कैप्सूल के अंदर डाल के उस जगह तक पहुंचाया जाता है, या और भी टेक्निक्स है आजकल हमारे पास, उनसे इसको किया जाता है बेटा।
In some cases, ये हो गया बेटा फॉर स्किन कैंसर्स फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90 may be used instead. These produce beta radiation. The dose of the radiation has to be carefully controlled, otherwise the radiation could do more damage than help. Patients undergo radiation treatment often feel ill because the radiation also damages the healthy cells. जैसे बेटा ये केमोथेरेपी करते हैं कैंसर वालों की, इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं कि उनको कोई इंजेक्शन देते हैं, लेकिन ये अपने वाले डॉक्टर जो होते हैं ये इतने डोजेस देते हैं कि केमोथेरेपी के बाद किसी का बचना मुश्किल होता है। रेडियोग्राफी होती है बेटा, द गामा रेस radiographs are used in the medical diagnosis such as internal imaging of the brain to determine precisely the size and location of a tumor. Other parts of the body, cracks or cavities in the castings or pipes can also be detected by scanning. Any sudden increase in the count rate indicates a cavity within the object. बेटा मुख्तलिफ ये टेक्निक्स है कि कहीं पे क्रैक है, ट्यूमर है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेटा इसकी ये चीजें याद करनी है आपने। अब कल वाला टॉपिक जो हमारा रहता है बेटा, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे, इसको बेटा कल क्लास अटेंड कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 जो है वो क्वेश्चन हर किसी बंदे को कल मिल रहे थे। ठीक है, सिर्फ 10-15 मिनट का इंटर का हमारा काम रहता है, कल कर लेंगे।